उसकी पत्नी हुंकार भरती हुई बोली, क्या तब तुम जंगली पशु थे जब तुमने डंकन की हत्या की योजना का सुझाव मुझे दिया था? वह चिल्लाई, तब तुम वास्तव में इंसान थे, मगर अब तुम सम्राट की हत्या करके मनुष्य से ज्यादा न बन पाओगे। जब तुमने सम्राट की हत्या की योजना बनाई थी, वह समय तुम्हारे अनुकूल नहीं था, परंतु आज समय तुम्हारे अनुकूल है। तुम अपना निश्चय बदल रहे हो। तुम हाथ आए अवसर को गंवा रहे हो। मैंने बच्चों को दूध पिलाया है। मैं जानती हूँ कि माँ अपने दूध पीते बच्चों को कितना प्रेम करती है। मैं छाती से उस नन्हे से बच्चे को खींच कर उसके दिमाग को टकरा देती है। यदि वह मेरी तरफ मुस्कुरा भी रहा होता, यदि मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा की होती जैसे कि तुमने की थी, यदि हम अपने अभिष्ट कार्य में सफल नहीं हुए तो? मैकबेथ ने प्रश्नवाचक नजरों से अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, अपने काम में कामयाबी न मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम हिम्मत से काम लो, अपने निश्चय को दृढ़ रखो। सम्राट दिन भर का थका मांदा है। दिन की थकान के कारण वह गहरी नींद में सोया हुआ है। मैंने उसके अंगरक्षकों को भी शराब के गहरे नशे में चूर कर दिया है। वे अब तक पूर्णतः बेहोश हो चुके होंगे तथा अपनी स्मृति और शक्ति की उन्हें कोई शुद्धि नहीं होगी। जब सम्राट के अंगरक्षक नशे की नींद में सो रहे हैं, तब हम उनकी हत्या कर सकते हैं। बाद में उनकी हत्या का आरोप किसी दूसरे पर आसानी से लगाया जा सकता है। उसकी पत्नी ने सलाह दी, तुम केवल पुत्रों को ही जन्म दो, क्योंकि तुम में अदम्य साहस है तथा तुम निर्भीक हो। क्या लोग इस बात पर सहजता से यकीन कर लेंगे कि अंगरक्षकों ने ही उनकी हत्या की है? मैकबेथ बोला, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। हम सम्राट की मृत्यु होने पर अपने शोक को बहुत अधिक प्रदर्शन करेंगे। तब कोई भी हमारे ऊपर शक नहीं कर सकेगा। मैकबेथ की पत्नी बोली, अभी मेरे होश ठिकाने पर हैं। मैकबेथ ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि जिस राजा के लिए मैंने विद्रोह का दमन किया है, अब उसी के विरुद्ध विद्रोह का बिगल फूंक डालूं। तो लाओ तलवार, तो लाओ तलवार, यह तलवार मुझे दे दो। मैं अपने हाथों से सम्राट का सिर कलम करके अपने साम्राज्ञी बनने का मार्ग प्रशस्त करूंगी। उसकी पत्नी कठोरतापूर्वक स्वर में बोली, तुम्हारे दिल में सम्राट बनने की चाह भले ही न हो, मगर मैं तो साम्राज्ञी बनकर रहूंगी। उन जादूगरनियों की भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। फिर उसकी पत्नी जैसे ही तलवार लेकर चली, मैकबेथ का सोया हुआ जमीर जाग उठा। वो लपक कर उठा तथा झपट कर अपनी पत्नी के हाथ से तलवार छीन ली। फिर अकेला ही सम्राट के कक्ष की ओर बढ़ गया। चारों तरफ गहन नीरवता छाई हुई थी, लेकिन मैकबेथ के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह सम्राट के कमरे की ओर जा ही रहा था, तभी उसे बैंको का ध्यान आया। उसने सोचा, बैंको एक चालाक व्यक्ति है। पहले मुझे उसे देख लेना चाहिए कि वह सो गया है अथवा अभी तक जाग रहा है। जैसे ही मैकबेथ ने बैंको के कक्ष में प्रवेश किया, वह चौंक पड़ा, क्योंकि बैंको अभी तक जाग रहा था। वह हैरानी से मैकबेथ की ओर देखे जा रहा था। आश्चर्य है मैकबेथ कि तुम अभी तक सोए नहीं। सम्राट तो सोने के लिए कब के जा चुके हैं। बैंको बोला, हाँ, मैं ये देखने आया था कि वह सो गए अथवा नहीं। उसने बहाना गढ़ते हुए कहा, वह बहुत खुश हैं और उन्होंने तुम्हारे नौकरों के बीच भी उपहार बांटे हैं। उनका कहना है कि तुम्हारी पत्नी ने उनकी अच्छी मेहमान नवाजी की है। सम्राट ने तुम्हारी पत्नी के लिए हीरा भेजा है तथा आज वह संतोष की गहरी नींद सो रहे हैं। प्रत्युत्तर में मैकबेथ ने कहा, सेनापति बैंको, सम्राट को अपने यहाँ आमंत्रित करने के लिए अभी हम तैयार नहीं थे, इसलिए उनकी आवाभगत में निश्चित ही कुछ खामियां रह गई होंगी। मगर उनके आगमन की सूचना हमें समय मिलते रह जाती तो शायद हम उनकी बेहतर मेहमान नवाजी कर पाते। सब ठीक तो है, बैंको ने उसे तसल्ली दी। पिछली रात सपने में मैंने उन तीनों जादूगरनियों को देखा था। आपके विषय में तो उनकी भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हो चुकी हैं। मैंने अभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। उसने गहरी सांस खींची। फिर भी जब हमें खाली वक्त मिलेगा, इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। अगर तुम भी वक्त निकाल सको तो अच्छा होगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, बैंको ने कहा। यदि मुलाकात के वक्त तुम मुझसे मेरी योजना से सहमत हुए तो यह तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। मैकबेथ ने कहा, मैं तुम्हारी योजना से सहमत हो जाऊंगा अगर वह मेरे सम्मान के लिए घातक नहीं, मेरा दिल स्वतंत्र रहे और मेरी स्वामी भक्ति पर भी कोई आंच न आए। मैकबेथ के सुझाव में बैंको को किसी षड्यंत्र का एहसास होने लगा था। अच्छा ठीक है, तुम विश्राम करो, रात काफी हो चुकी है। मैकबेथ ने उसे सलाह दी। वह सम्राट के कक्ष की ओर बढ़ गया। उसके जाने के बाद बैंको भी सोने की तैयारी करने लगा। जैसे ही मैकबेथ ने सम्राट के कक्ष में कदम रखा, वैसे ही वह बुरी तरह चौंक पड़ा। उसे अधर में लटकी एक दूसरी तलवार दिखाई जो रक्त से सनी पड़ी थी और उसकी नोक उसकी ही तरफ थी। मैकबेथ ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ हवा में लहरा कर रह गया। दरअसल यह सिर्फ उसके मन का वहम था। यह बात समझ में आते ही उसे अपनी कायरता पर क्रोध आने लगा। फिर उसने आगे बढ़कर एक ही बार में राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा के जिस्म से खून के फव्वारे फूट पड़े।
यह दृश्य देखकर मैकबेथ ने जैसे ही वहां से भागने का प्रयत्न किया, वैसे ही उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस कक्ष की एक एक ईंट पुकार पुकार कर कह रही हो, भागो, भागो, भागो। मैकबेथ के हृदय की चेतना उस पर व्यंग प्रहार कर रही थी, उसे धिक्कार रही थी। झिंझोर देने वाला यह शोर मैकबेथ से सुना नहीं गया। घबरा कर उसने अपने दोनों हाथ अपने कान पर रख लिए, फिर वहां से सरपट भागकर अपने कक्ष पहुंचकर लिहाफ में जाकर दुबक गया। उसकी पत्नी ने उसे इस कामयाबी के लिए बधाई दी तथा उसकी पीठ थपथपाई। फिर उसकी रक्त से सनी तलवार ले जाकर एक अंगरक्षक के पास छिपाई। तत्पश्चात सम्राट के शरीर का कुछ रक्त उस अंगरक्षक के हाथों पर लगाया और उसके कपड़ों पर भी लगा दिया। वापस आकर उसने मैकबेथ को देखा। उसका मुंह पसीने से तर तर हो रहा था और भय की रेखाएं उसके चेहरे पर स्पष्टता के साथ दिख रही थी। क्या हुआ? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? उसकी पत्नी ने मैकबेथ को हैरानी से देखते हुए पूछा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो कि अब इस संसार में नींद नहीं होगी, क्योंकि मैकबेथ ने उसका खून कर दिया है। वह घबराए हुए स्वर में बोला। नींद तो हमेशा स्वच्छ और निर्दोष होती है। वह चिंताओं के उलझे धागों को सुलझा देती है, दिन भर की फिक्र, तनाव और थकान को भगा देती है, तन मन को आराम पहुंचाती है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? पत्नी ने पूछा। वो आवाज चिल्ला चिल्लाकर घर के सब लोगों को कह रही है कि अब नींद नहीं रही। ग्लेमिस के अमात्य ने निंद्रा की हत्या कर दी है, अतः मैकबेथ अब कभी जीवन में चैन की नींद नहीं सो पाएगा। इस तरह भला कौन चिल्ला सकता है? जो कुछ हुआ है उसके बारे में अब आप ज्यादा न सोचें। आपके हाथ पर लगा यह खून कत्ल का प्रमाण बन सकता है, इसलिए जाइए, पहले पानी से अपना हाथ साफ कर लीजिए। उसकी पत्नी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तत्पश्चात उसकी पत्नी ने उसे समझा बुझाकर सोने के लिए भेज दिया और स्वयं भी आराम करने चली गई। सवेरे द्वार खटखटाने की आवाज जब मैकबेथ के कानों में पड़ी तो वह घबरा कर उठ बैठा तथा अपनी पत्नी की ओर देखा जो जाग चुकी थी। मैकबेथ ने पत्नी से पूछा, इतनी सुबह भला कौन आ सकता है? बिना उसे देखे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? पत्नी बोली। मैं देखता हूँ, कहते हुए मैकबेथ ने मुख्य द्वार खोला। सामने एक सैनिक को उपस्थित देखकर उसने पूछा, क्या बात है? क्या महाराज जाग चुके हैं? सैनिकों ने पूछा। अभी तो नहीं, मैकबेथ ने लापरवाही से कहा। सैनिक बोला, उन्होंने मुझे सुबह जल्दी आने की आज्ञा दी थी। वह समय तो लगभग निकल चुका है। ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हें अभी वहां लेकर चलता हूँ। कहते हुए उसने वापस मुड़कर अपना चोगा उठाया। मैं जानता हूँ कि आपके लिए प्रसन्नता का अवसर होते हुए भी असुविधा का अवसर है, सैनिक ने कहा। जो श्रम खुशी से किया जाए वह दुख की अनुभूति नहीं होने देता। कहते हुए मैकबेथ ने महाराज के कक्ष के दरवाजे की तरफ इशारा किया। यह है महाराज का कक्ष। मैं यही दरवाजे पर खड़ा होकर अपने आगमन का संकेत देता हूँ, सैनिक ने कहा। क्या आज महाराज का जाने का इरादा नहीं है? हाँ, उन्होंने शायद ऐसा कुछ कहा तो था, मैकबेथ ने प्रत्युत्तर में कहा। तत्पश्चात मैकबेथ वापस लौट आया, मगर थोड़ी देर बाद ही वहां हाहाकार मच गया। हर व्यक्ति की जुबान पर महाराज की हत्या की चर्चा हो रही थी। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। अंत में सभी ने यही निष्कर्ष निकाला कि मैकबेथ ने ही महाराज की हत्या की है और दूसरा कोई यह कार्य इतनी आसानी से नहीं कर सकता। लेकिन मैकबेथ के खौफ के कारण कोई ऐसा नहीं कह पा रहा था। एक दिन पहले मैकबेथ और उसकी पत्नी ने महाराज का स्वागत का जितना दिखावा किया था, उससे कहीं अधिक दिखावा शोक मनाने में किया। उधर अपने पिता की मौत का खबर पाकर दोनों राजकुमार मारे डर के राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। राज्य में अनेक अफवाहें जन्म ले रही थी। कोई कहता था महाराज की हत्या के पीछे जिस किसी का षड्यंत्र है वह अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। कोई कहता था महाराज के पुत्रों ने ही उन्हें मरवा डाला है, इसलिए वो यहाँ से भाग निकले। कुछ लोगों को अगले राजा की प्रतीक्षा थी कि देखते हैं कौन खुशनसीब राजगद्दी को संभालेगा। कुछ लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ताजपोशी का कार्य भली प्रकार हो जाए, क्योंकि अभी तक यह कार्य नहीं हो सका है कि अगला राजा कौन होगा और नया शासक हमारे लिए इतना सुविधाजनक हो या न हो, कौन जाने। मैकबेथ सम्राट का निकट संबंधी भी था, इसलिए दरबारियों ने उसे ही राज सिंहासन पर बैठाकर स्कॉटलैंड की गद्दी का वारिस बना दिया। इसी के साथ जादूगरनियों की वह भविष्यवाणी भी मैकबेथ को याद थी। लेकिन तुम्हारे बाद बैंकों की संतान इस राज्य की अधिकारिणी होंगी। एक दिन बैंकों ने मैकबेथ से मिलने के लिए आया और बोला, मैकबेथ, जादूगरनियों ने जो तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की थी, कॉर्डर और ग्लेमिस का पद व राजगद्दी, वे सब बातें तो उससे साबित हो गई, किंतु मुझे एक बात का संदेह है। मैकबेथ ने कहा, कैसा संदेह? मुझे इस बात का संदेह कि स्कॉटलैंड का राजा बनने के लिए तुमने राजद्रोह किया है, उसने तिक्त स्वर में कहा। परंतु यह भी याद रखना कि जादूगरनियों की तीसरी भविष्यवाणी यह थी कि मेरे वंशज इस राजमुकुट के अधिकारी होंगे। मैकबेथ, यदि वे तुम्हारे विषय में सच्ची घोषणा कर सकती हैं, तो यह क्यों नहीं हो सकता कि मेरे विषय में कहे गए उनके शब्द सही साबित हों और मेरा जीवन भविष्य की उम्मीदों से प्रफुल्लित न हो। बैंको, आज तुम हमारे तिथि हो। अगर तुमको हम आमंत्रित करना भूल जाते तो इस शाही दावत में तुम्हारी बड़ी कमी महसूस होती तथा कुछ अनुचित सा लगता।
आज हम रात्रि भोज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। मैकबेथ ने उससे गुजारिश की, महाराज, आपको केवल आज्ञा भर देनी है। हमारे बीच दृढ़ संबंधों की वजह से मैं अपने कर्तव्य पालन में कोई कोताही नहीं बरतूंगा। बैंको ने उत्तर दिया। क्या तुम आज कहीं जा रहे हो? मैकबेथ ने उससे पूछा। जी महाराज, ये तो बड़ी कठिन समस्या पैदा हो गई। अगर आपको बाहर न जाना होता तो आज की सभा में हम आपसे कुछ जरूरी सलाह मशवरा कर लेते, क्योंकि आपकी सलाह सदैव उपयोगी होती है। अगर तुम चाहो तो हम कल तक के लिए सभा की बैठक को स्थगित कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज। मैं रात तक यहाँ जरूर पहुंच जाऊंगा। यदि घोड़े को थकावट हुई तो हो सकता है 1-2 घंटे की देर से पहुंचूं। वह बोला। ठीक है, लेकिन भोज के समय जरूर पहुंच जाना। अवश्य महाराज, बैंको बोला। हाँ, एक बात और सुनो, मैकबेथ ने उसे रोकते हुए कहा। सुनने में आया है कि सम्राट के दोनों पुत्र मैल्कम और डोनाल्ड इंग्लैंड तथा आयरलैंड में रह रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है। साथ ही हमारे खिलाफ झूठी अफवाहें भी प्रजा में फैला रहे हैं। इस पर बृहद चर्चा हम कल करेंगे। अब तुम्हें आवश्यक कार से जाना है। क्या तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे साथ जा रहा है? जी महाराज, जाने में देर हो रही है, इसलिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। उसने इजाजत मांगते हुए कहा। आज्ञा है, मैकबेथ ने कहा। बैंकॉक के जाने के बाद मैकबेथ के दिमाग में फिर से जादूगरनियों की भविष्यवाणी वाली बात गूंजने लगी। तीसरी जादूगरनी के द्वारा कहा गया वाक्य रह रहकर मैकबेथ के कानों में गूंज रहा था। इसी के साथ मैकबेथ के दिमाग में झंझावात से उठ रहे थे। राजा का कत्ल मैंने किया, राजकुमारों को भागने पर मजबूर मैंने किया, लोगों की दृष्टि में हत्यारा और घृणा का पात्र मैं बना। क्या यह सब इसलिए मैंने किया कि मेरे बाद बैंकों की संतान इस राज सिंहासन की अधिकारिणी बन बैठे और मेरी संतान दर दर की ठोकरें खाती रहे? जब उसने अपनी पत्नी के सम्मुख यह बात रखी तो वह बोली, तुम अपने मार्ग से इस सबसे बड़े कांटे को जल्द से जल्द हटा क्यों नहीं देते? मैकबेथ उसकी बात पर चौंक पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि मैं एक और खून करूं? हाँ, उसकी पत्नी बोली। पहला खून तुमने अपने लिए किया, तो क्या दूसरा खून अपनी औलाद के लिए नहीं कर सकते? क्या तुम यह बात आसानी से हजम कर सकते हो कि तुम्हारे पश्चात तुम्हारी संतान दर दर की भिखारी बने? अपनी पत्नी की बात सुनकर उसके दिमाग में बैंकों की हत्या का षड्यंत्र घूमने लगा। उसने सोच विचार करके यह फैसला कर लिया कि उसकी हत्या स्वयं न करके किसी के द्वारा करवाई जाए। यह सोचकर उसने 2 हत्यारों को बुलवाया तथा उसके मस्तिष्क में यह बात अच्छी तरह जमा दी। बैंको मेरा शत्रु है, वह मेरे प्रति शत्रुता का भाव रखता है। मैं भी उससे उतनी ही नफरत करता हूँ। एक राजा होने के कारण मैं उसे प्रत्यक्ष रूप से मृत्युदंड दे सकता हूँ तथा उसका उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले सकता हूँ, मगर कुछ ऐसे व्यक्तियों के कारण जो हम दोनों को समान रूप से दोस्त समझते हैं, मैं यह कदम उठाने से बच रहा हूँ। वास्तव में बैंकों की मृत्यु पर मुझे आंसू बहाने होंगे, चाहे वह मेरे द्वारा ही मारा जाए। किसी कारणवश मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ रही है। कुछ विशेष कारणों से जरूरी है यह काम जनता से छिपा रहे। महाराज, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप हमसे करने को कह रहे हैं। दोनों हत्यारे एक साथ बोले। ठीक है, 1 घंटे के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि बैंकों की तुम्हें कहाँ प्रतीक्षा करनी है। उस काम को करने के लिए ठीक समय के बारे में मैं तुम्हें गुप्त रूप से अवगत करा दूंगा। यह काम राजमहल से दूर रात के समय ही हो जाना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि मेरे ऊपर कोई आक्षेप न लगने पाए। उस काम के अंजाम स्वरूप उपस्थित होने वाली परेशानियों से निजात पाने के लिए बैंकों के पुत्र फलियंस जो उसके साथ होगा, उसको भी उसी वक्त खत्म कर डालना जरूरी होगा। मेरे लिए उसका वध भी बैंकों के ही समान महत्वपूर्ण है। अब तुम लोग विचार विमर्श कर लो, मैं थोड़ी देर में उपस्थित होता हूँ। इतना कहकर मैकबेथ वहां से चला गया। जब मैकबेथ वहां पुनः उपस्थित हुआ तो उसने उन हत्यारों को कुछ समझाया। तत्पश्चात वे बैंकों को मारने के लिए निकल पड़े और मार्ग में निश्चित जगह पर रुककर बैंकों के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर पश्चात अंधेरा छाने लगा। दोनों हत्यारे अपना अपना स्थान ग्रहण करके बैंकों के आने की बाट जोहने लगे। तभी उन्हें घोड़ों के पच्चापों की आवाज सुनाई दी। वे उन पर टूट पड़े। इस हमले में बैंको तो मारा गया, किंतु उसका पुत्र फिलियंस बच निकलने में कामयाब हो गया। काफी कोशिशें करने के पश्चात भी वे लोग फिलियंस को नहीं पकड़ पाए। जब उनके सारे प्रयास सफल हो गए तो वापस मैकबेथ की तरफ चल दिए ताकि उसकी सूचना दी जा सके। उधर मैकबेथ रात्रि भोज के लिए अतिथियों की आवाभगत में लगा हुआ था। सभी लोग प्रसन्न थे। मैकबेथ की पत्नी ने भी उन सब के स्वागत में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सब लोग शराब और लजीज व्यंजनों का आनंद उठा रहे थे। तभी वहां उनमें से एक हत्यारा उपस्थित हुआ। मैकबेथ की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो उसे एक ओर ले जाकर पूछने लगा, तुम्हारे चेहरे पर यह रक्त कैसा लगा है? क्या तुम लोगों ने बैंकों को मार डाला? महाराज, मैंने बैंकों का सिर धड़ से अलग कर दिया। मैकबेथ प्रसन्न होकर कहने लगा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, मगर जिसने फिलियंस को मारा वह और भी अधिक अच्छा है। हत्यारे ने डरते हुए बताया, महाराज, फिलियंस वहां से बच निकलने में कामयाब हो गया। क्या? मैकबेथ चौंक पड़ा। हाँ महाराज, हमने उसे पकड़ने का बहुत प्रयत्न किया, मगर वह तब भी हमारे हाथ नहीं आया। हत्यारा निराशपूर्ण लहजे में बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ। कहीं उसे मेरे ऊपर शक हो गया तो? तुमने उसको जीवित छोड़कर अच्छा नहीं किया, मैकबेथ ने उसे डांटते हुए कहा।
महाराज, वह बैंकों पर हमला होते ही वहां से बचकर निकल भागा। काफी दूर तक हमने उसका पीछा किया, परंतु नाकाम रहे। उसने सारी कहानी बयान कर दी। बैंकों को तो समाप्त कर दिया ना? मैकबेथ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहा। जी महाराज, उसकी लाश वहां खाई में पड़ी है। आप चाहें तो अपनी संतुष्टि कर सकते हैं, उसने विश्वास भरे लहजे में कहा। चलो ठीक है। बड़ा सांप यदि खाई में दफना दिया गया है, तो छोटा सांप फिलियंस बेशक इस समय जहरीला न हो, लेकिन जल्दी ही जहरीला हो जाएगा। अब तुम जाओ, हम कल एकांत में तुमसे बात करेंगे, मैकबेथ ने कहा। जो सभा प्रसन्नता के लिए बुलाई गई थी, बैंकों की मौत के कारण वह शोक सभा में तब्दील हो गई। मैकबेथ ने दुखी होकर गहरी निश्वास ली तथा बोला, ओ बैंकों मेरे दोस्त, मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इतनी जल्दी इस तरह से छोड़ जाओगे। जिस वक्त मैकबेथ सबकी उपस्थिति में बैंकों का नाम लेकर दुख व्यक्त कर रहा था, उसी वक्त बैंकों की आत्मा आकर कुर्सी पर बैठ गई। अपना रोना खत्म करके मैकबेथ ने जैसे ही वहां बैठना चाहा, भूत को सामने देखकर मैकबेथ का चेहरा बदरंग हो गया। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। सभा में उपस्थित लोग मैकबेथ की हालत देखकर अवाक रह गए, क्योंकि उन्हें तो बैंकों का भूत दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैकबेथ वहां उपस्थित लोगों को बैंकों का भूत दिखाने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन बैंकों का भूत किसी को नजर नहीं आ रहा था। वो उंगली से इशारे करता हुआ बोला, मेरी विनती है कि आप लोग उस ओर जरा ध्यान से देखें। आप कैसे कह सकते हैं कि वहां कुछ नहीं है? जब वहां उपस्थित लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो वह न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा और उसकी हालत विक्षिप्तों जैसी हो गई। उसकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर उसकी पत्नी ने डांटा, बड़े दुख की बात है कि तुमने अपनी बेवकूफी की बातों से अपना मनुष्यत्व ही खो दिया। तुम मेरी बात का विश्वास करो प्रिय, यह बात उतनी ही सच है जितना कि मेरा यहाँ खड़ा होना। मैकबेथ ने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाना चाहा। मेरे विचार में यह तुम्हारे लिए बड़े शर्म की बात है, उसकी पत्नी ने उसे डांटते हुए कहा। किंतु मैं क्या करूं, वह बार बार आकर मेरी कुर्सी पर बैठ जाता है। मैकबेथ ने अपनी पत्नी को समझाना चाहा। कौन? बैंकों की आत्मा। अब उसकी पत्नी को कुछ दाल में काला लगा, इसलिए उसने मैकबेथ की तबीयत खराब होने का बहाना करके सभा स्थगित कर दी। उसने कहा, इन्हें अक्सर ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। फिर मैकबेथ ने सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं भूल गया था कि मेरे अतिथि योग्य दोस्तों, मेरे इस व्यवहार पर आप लोग आश्चर्य न करें। मुझे एक विलक्षण बीमारी है। जो आदमी मेरे निकट हैं, वे जानते हैं कि यह गंभीर नहीं है। आप सब प्रेम और स्वास्थ्य के भागी हो। अब मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरा गिलास शराब से भर दो। यह मदिरा मैं आप सब महानुभावों और अपने प्रिय दोस्त बैंकों के नाम पर पी रहा हूँ। यह कहकर मैकबेथ ने जैसे ही वहां से जाना चाहा, बैंकों का भूत फिर वहां प्रकट हो गया। उसे देखते ही मैकबेथ चीखने लगा, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे दिखाई देना बंद करो। तब मैकबेथ की पत्नी उसे सहारा देकर अंदर ले गई और सभी लोगों को वहां से जाने की प्रार्थना करने लगी। उस दिन के पश्चात बैंकों की आत्मा ने सोते जागते, उठते बैठते उन पति पत्नी को परेशान करना आरंभ कर दिया। मैकबेथ सम्राट जरूर बन गया था, किंतु उसकी आत्मा पाप के बोझ के तले दब गई थी। वो हर वक्त डर, चिंतित और व्याकुल रहने लगा। उसे हर पल, हर घड़ी यह फिक्र लगी रहती, कहीं जादूगरनियों की तीसरी भविष्यवाणी भी सत्य न सिद्ध हो जाए। जब इस फिक्र में घुलते घुलते उसे काफी दिन हो गए, तो उसने उन जादूगरनियों से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया और एक दिन उसी उजाड़ जंगल में जा पहुंचा। अपनी जादुई ताकत से उन जादूगरनियों को उसने वहां आने के बारे में पहले ही पता चल चुका था। इस प्रकार वे भविष्य की जानकारी देने वाले जादू टोनों की तैयारी में लग गई। उस टोने टोटके के सामान में सांप का फन, चमगादड़ के पंख, कुत्ते की जीभ, बिल्ली की आंखें, छिपकली की पूंछ, भेड़िए के दांत, हबशी का जिगर, बकरे की दाढ़ी, नवजात बच्चे का खून और इसी प्रकार की अन्य चीजें सम्मिलित थीं। तभी वहां जादू की देवी प्रकट होकर बोली, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे प्रयत्नों की तारीफ करती हूँ और मेरा यह दावा है कि तुम सभी लाभ की भागीदारी होंगी। अब परियों का समान गोल घेरा बना लो तथा शोरबे की प्रशंसा में गीत गाओ। अब किसी पर जादू टोना किया जा सकता है। तभी दूसरी जादूगरनी कहने लगी, मेरे अंगूठे में खुजलाहट हो रही है, जो है आभास दे रही है कि कोई दुष्ट आदमी इधर आ रहा है। कोई भी आए, खोल दो। जिस वक्त मैकबेथ वहां पहुंचा, उस वक्त उनका टोना तैयार हो चुका था। मैकबेथ उनसे बोला, आधी रात में छुपकर काम करने वाली काली जादूगरनियों, तुम क्या कर रही हो? सभी जादूगरनियां एक साथ कहने लगी, हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रत्युत्तर में मैकबेथ ने कहा, मैं विनती करता हूँ कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, चाहे इसके लिए तुम्हें हवाओं को आजाद करना पड़े, चाहे सागर की लहरें जहाजों और नाविकों के होश छीनकर उन्हें समाप्त कर डालें, हरी फसलें गिर जाएं और पेड़ उखड़ जाएं, किले जेलरों के सिर पर गिर जाएं, भूमि की सारी धन दौलत नष्ट हो जाए, और यह सब चाहे तब तक चलता रहे जब तक स्वयं विनाश का देवता थक न जाए, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। तब तीसरी जादूगरनी बोली, पहले यह बताओ कि तुम हमसे जवाब प्राप्त करना चाहते हो अथवा हमारे गुरुओं से? गुरुओं से? फिर मैकबेथ ने पूछा, लेकिन कहाँ हैं वे? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ?
सभी जादूगरनियां एक साथ कहने लगी, हम अपने गुरुओं, चाहे बड़े हों या छोटे, सभी का आह्वान करते हैं कि वे आएं तथा प्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। जैसी जादूगरनियों ने यह कहा, वैसे उस टोने में से एक कटा हुआ सिर ऊपर उठकर बोला, मैकबेथ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे जीते जी मुझे किसी से भय है? तुम्हें फाइबर के सरदार मैकडफ से होशियार रहने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैकडफ मन ही मन मेरी उन्नति से ईर्ष्या करता है और अवसर मिलने पर वह मुझे चोट पहुंचाने से चूकेगा नहीं। मैकबेथ शीघ्रता से बोला। इतना सुनते ही वह कटा हुआ सिर गायब हो गया और उसका स्थान खून से लथपथ एक धड़ ने ले लिया। वो कहने लगा, पूछो मैकबेथ, क्या पूछना चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे प्राणों को और किस किस से खतरा है। उसने धीरता से कहा, तुम जैसे खूंखार आदमी को किसी और से भय नहीं। मारो, काटो और राज करो। इतना कहकर वह धड़ भी गायब हो गया और उसका स्थान एक बच्चे ने ले लिया जो पेड़ की हरी टहनियों से खेल रहा था। बच्चे ने कहा, पूछो मैकबेथ, क्या पूछना चाहते हो? मेरे राज का अंत कब होगा? मैकबेथ ने उस बच्चे से डरते हुए पूछा। जब तेरे विरुद्ध तेरे राज का जंगल उठ खड़ा होगा, तब तेरे राज का अंत होगा। भला कभी जंगल भी किसी के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है? मैकबेथ को थोड़ी तसल्ली मिली तथा उसने अपने आप को तसल्ली देने वाला एक सवाल किया, यानी मेरा राज अटल है, उसका अंत कभी नहीं होगा। बच्चे ने फिर वही उत्तर दिया, बशर्ते कि जंगल तेरे विरुद्ध न उठ खड़ा हो। अच्छा, एक बात और जो मेरे मन को परेशान कर रही है, अब मैं उसके विषय में पूछता हूँ। मेरे बाद सिंहासन पर मेरी संतान बैठेगी या बैंकों की संतान? मैकबेथ का प्रश्न सुनते ही बच्चा खिलखिलाकर जोर से हंसा और गायब हो गया। उसके पश्चात राजाओं जैसी पोशाक पहने 8 छायाएं वहां प्रकट हुई। एक एक करके मैकबेथ के सामने से गुजरने लगी। उनमें सबसे आगे बैंकों के खून से लथपथ छाया थी जो मुस्कुरा रही थी। अब मैकबेथ को यह समझते देर नहीं लगी कि सातों छायाएं बैंकों की उस संतानों की हैं जो मेरे सिंहासन पर बैठेंगी। देखते ही देखते वे 8 छायाएं गायब होती चली गईं। इसी के साथ जादूगरनियां तथा उनका जादू टोना भी गायब हो गया। मैकबेथ अब और ज्यादा दुखी हो उठा। उसके मन की चिंताओं का कोई हल नहीं निकला था। वो उदास मन से राजधानी लौट आया। इधर उसने राजधानी में प्रवेश किया, उधर जादुई छायाओं के गुरुओं द्वारा की गई भविष्यवाणी सच सिद्ध होने लगी। मैकबेथ के राजधानी लौटने से पूर्व ही फाइबर का सरदार वहां से फरार हो चुका था। उसने डंकन के एक बेटे को अपने साथ मिलाकर उसके नेतृत्व से भरी एक सेना का गठन करना शुरू कर दिया था। यह सूचना पाते ही मैकबेथ के तन बदन में आग सी लग गई। वह इतना उत्तेजित हो गया कि नंगी तलवार हाथ में लेकर फाइबर के सरदार के घर जा पहुंचा तथा वहां उसने भयानक नरसंहार किया। उसकी पत्नी, बच्चों, रिश्तेदारों को चुन चुन कर मृत्यु के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि फाइबर के सरदार से हमदर्दी रखने वालों को भी उसने नहीं बख्शा। इसी तरह मारो, काटो और राज करो की नीति अपनाकर मैकबेथ ने सोचा कि अपने सभी दुश्मनों का अंत कर देगा तथा जादुई छायाओं की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध नहीं होने देगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। वह एक शत्रु का विनाश करता तो दूसरी तरफ उसके सैकड़ों शत्रु बन जाते। उसके बढ़ते अत्याचारों के कारण उसके हितैषी सरदार भी उसके खिलाफ एकजुट होकर उसके शत्रुओं से जा मिले। इसी बीच मैकबेथ को एक तगड़ा झटका और लगा कि उसकी सलाहकार पत्नी अनायास बीमार पड़ गई। कितने ही डॉक्टर बदल दिए गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। परेशान होकर डॉक्टर ने उसकी पत्नी की सेविका से पूछा, मैंने तुम्हारे साथ रहकर 2 दिन तक महारानी के व्यवहार पर दृष्टि रखी है, परंतु ऐसा लगता है कि इनकी बीमारी तुम्हारी शिकायत के मुताबिक सत्य नहीं है। मुझे बताओ कि पिछली बार ऐसा कब हुआ जब उन्होंने सोते सोते चहलकदमी की हो? सेविका ने कहा, जब महाराज लड़ाई के मैदान में होते हैं तो मैंने देखा था कि रानी अपने बिस्तर से उठती हैं, अपना गाउन पहन लेती हैं, अपनी अलमारी खोलती हैं तथा उसे बंद करके अपने बिस्तर पर लौट आती हैं। ये सब करते हुए पूरी तरह सोई हुई होती हैं। डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहने लगा, सोते रहना और साथ ही साथ चीजों को देखना तथा कार्यशील होना, यह सब मस्तिष्क में किसी गंभीर बेचैनी के द्योतक है। नींद में चहलकदमी तथा दूसरे कार्यों को करने के अतिरिक्त समय आपने उन्हें और क्या करते हुए देखा है? डॉक्टर, मैंने उन्हें ऐसे अल्फाज कहते हुए सुना भी है जिनका उनसे कोई संबंध नहीं होता। डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन तुम मुझे सब कुछ सही सही बताओ। सेविका डरते हुए कहने लगी, नहीं, यह न तो मैं आपको बता सकती हूँ न किसी दूसरे को, क्योंकि जो कुछ सुना है उसका साक्ष्य देने वाला दूसरा कोई नहीं है। देखो, वे इधर ही आ रही हैं। मैकबेथ की पत्नी हाथ में मोमबत्ती लेकर उधर ही आ रही थी और इस वक्त वह पूरी नींद में थी। उन्हें यह मोमबत्ती कहाँ से मिली? डॉक्टर चौंका। सेविका ने बताया, वह उनके पास ही लगी थी। उनकी आज्ञा के मुताबिक एक मोमबत्ती उनके निकट ही जलती रहती है। देखो, उनकी आंखें तो खुली हैं। डॉक्टर ने सेविका को दिखाया। सेविका बोली, किंतु वह देख नहीं पाती। देखो, वह किस तरह से अपने हाथों को मल रही हैं। डॉक्टर ने पूछा। यह उनकी आदत है तथा वह हाथ साफ करती हुई दिखती हैं। कभी कभी तो मैंने 15-20 मिनट तक उन्हें ऐसा करते हुए देखा है, सेविका ने डॉक्टर को बताया। तभी मैकबेथ की पत्नी ने कहा,
इतना धोने के पश्चात भी मेरे हाथ पर अभी खून लगा है। सुनो, वह कुछ बोल रही है। मैं उनके शब्दों को नोट कर लूंगा ताकि बाद में सारी बातें याद रहें, डॉक्टर ने कहा। मैकबेथ की पत्नी निरंतर बड़बड़ाए जा रही थी। वो खून के धब्बे मेरे हाथ से दूर हो जा। रात्रि के 2 बजे हैं। अब मुझे अपने हाथ साफ कर लेना चाहिए। नरक बड़ा भयानक होता है मेरे स्वामी। बड़ी लज्जा की बात है कि तुम इतने बहादुर होकर भी डरते हो। कुछ भी हो, यह बड़ी हैरानी की बात है। कुछ बूढ़े राजा डंकन के शरीर में इतना खून था। रानी की बात सुनकर डॉक्टर ने सेविका की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुमने इनके अल्फाज सुने? जी हाँ, उसने कहा। तो तुम्हें वो राज मालूम हो चुके हैं जो तुम्हें नहीं पता होना चाहिए थे, डॉक्टर ने सेविका की आंखों में झांकते हुए कहा। सेविका ने कहा, मुझे विश्वास है इन्होंने नींद में वे सब राज बता दिए हैं जो इन्हें नहीं बताने चाहिए थे। ईश्वर ही जाने इन्होंने क्या क्या भयानक बातें देखी अथवा सुनी है। इतने में मैकबेथ की पत्नी फिर बड़बड़ाने लगी। मेरे हाथों से तो अभी तक खून की बदबू आ रही है। ऐसा लगता है कि अरब के सारे इत्र भी मेरे हाथों को सुगंधित नहीं कर सकते। लगता है इनका दिल काफी दुखी और अशांत है, डॉक्टर ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा। मैकबेथ की पत्नी फिर बड़बड़ाई। मेरे पति, अपने हाथों से रक्त के धब्बे साफ कर लो तथा अपना गाउन पहन लो। आपको किसी भी बात से नहीं डरना चाहिए। बैंकों को कत्ल के पश्चात दफना दिया गया है। डॉक्टर उसकी बातों को सुनकर हैरान हो गया। उसे एहसास हो गया था कि सारी की सारी हत्याएं मैकबेथ ने की है। वह एक लंबी सांस खींचते हुए बोला, हैरानी है कि बैंकों का खून भी मैकबेथ ने किया है। तत्पश्चात डॉक्टर वहां से चला गया तथा मैकबेथ की पत्नी फिर से अपने आरामदायक बिस्तर पर लेट गई। मैकबेथ के पूछने पर डॉक्टर ने बताया, आपकी पत्नी शारीरिक रूप से ज्यादा बीमार नहीं है, परंतु उनका मस्तिष्क डरावनी कल्पनाओं से परेशान है। यही कारण है कि आराम करने अथवा सोने में उनका मस्तिष्क सक्रिय रहता है। डॉक्टर की बात सुनकर मैकबेथ बोला, तुम्हें चाहिए कि उनकी मानसिक परेशानियां को दूर कर दो। क्या चिंतित दिमाग को ठीक करना अथवा स्मृति के गहरे दुख को निकालना तुम्हारे वश की बात नहीं है? यह सब तो रोगी के अपने हाथों में है, डॉक्टर ने समझाया। फिर भी मैकबेथ को यह झटका लगा कि उसकी सबसे बड़ी सलाहकार पत्नी उसे छोड़कर सदा के लिए चली गई है। उसकी मृत्यु के बाद मैकबेथ नितांत अकेला सा रह गया। उसकी हालत परकटे पक्षी की जैसी हो गई, जो एक ही स्थान पर पड़ा पड़ा छटपटा तो सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। अपनी हालत का एहसास होते ही वह अपने 2-4 बच्चे खुचे सरदारों को लेकर राजधानी से भाग खड़ा हुआ। उसने स्कॉटलैंड के वन में स्थित एक पुराने किले में जाकर शरण ले ली। उधर उसके विद्रोहियों के कानों तक उसके इस तरह से भागे जाने की खबर पहुंच चुकी थी। वे तो पहले ही उसके खून के प्यासे थे। उसे घेरने के लिए उन्होंने उस वन में अपना पड़ाव डाल दिया और रात के गहन अंधकार में उन्होंने उस किले पर धावा बोल दिया जहां वह छिपा हुआ था। किले की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने रास्ते में खड़े पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियां काट ली तथा उनकी आड़ में छिपकर चलने लगे ताकि मैकबेथ के सिपाह सलार उन्हें देख न सके। किले की प्राचीर पर खड़ा एक सिपाही पहरा दे रहा था। जब उसकी दृष्टि जंगल की गतिविधियों पर पड़ी तो वह चौंक पड़ा। उसे लगा मानो जंगल के हरे भरे वृक्ष अपने स्थान से चलकर किले की ओर बढ़ रहे हो। तब वह तेजी से बुर्ज के नीचे उतरकर मैकबेथ की ओर भागा। सिपाही की बदहवास हालत देखकर मैकबेथ बोला, हाँ कहो, क्या कहने आए हो? जो भी कहना है जल्दी कहो। महाराज, महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया। उसकी सांसें फूल रही थीं। कैसा अनर्थ हो गया? मैकबेथ ने उसे डांटते हुए कहा, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? तब सैनिक ने बताया, महाराज, स्कॉटलैंड का पूरा जंगल उठकर हमारे महल की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। इतना सुनते ही मैकबेथ गुस्से से लाल पीला हो गया। वह चीख कर बोला, अबे नामुराद, कहीं जंगल भी चलता है? अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लें। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ महाराज, और तेरी बात यदि सत्य निकली तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मैकबेथ ने कहा, आप जो चाहे मुझे सजा दें। यह दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पूरा जंगल किले की ओर बढ़ता चला आ रहा है। सिपाही ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यदि तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो सबसे पास वाले वृक्ष पर तुम्हें लटका दिया जाएगा। फिर जब तक कि भूख तुम्हारी जान न ले ले तुम वहीं टंगे रहोगे। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम भी मेरे साथ वैसा ही करने के लिए आजाद होगे। मैकबेथ सिपाही की बात सुनकर सोच में पड़ गया। जब सिपाही इतने यकीन के साथ यह बात कह रहा है तो हो सकता है कि इसकी बात में दम हो। शायद आज मेरे जीवन का आखिरी दिन हो, इसलिए असत्य सी बात सच होने जा रही है और जादूगरनी की यह भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध होने जा रही है। उनकी आज तक की सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं और आज स्कॉटलैंड का जंगल भी मेरे विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है। इतने में दरवाजा खोलकर एक नवयुवक भीतर दाखिल हुआ और मैकबेथ के सम्मुख पहुंचकर कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुनकर तो तू डर से कांप जाएगा, मैकबेथ बोला। यदि तुम नरक के राक्षसों का भी कोई डरावना नाम लो तो भी मैं उससे भयभीत होने वाला नहीं हूँ, नवयुवक बोला। तो मेरा नाम मैकबेथ है, वह नवयुवक जोश के साथ कहने लगा। शैतान के नाम से भी अधिक मैं इस नाम से घृणा करता हूँ। नहीं, इसके विपरीत यह नाम तुम्हारे लिए भयानक साबित होगा। यह कहकर मैकबेथ ने अपनी तलवार म्यान में से खींच ली। देखते ही देखते दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी। लड़ने वाला इंग्लैंड का राजा सिवार्ड था, जो डंकन के बेटे मैल्कम के साथ वहां
उसका अधिकार दिलाने के लिए आया था। मैल्कम को देखते ही मैकबेथ के कुछ सैनिक उसकी तरफ हो गए। उसके साथ ही मैल्कम की पूरी सेना किले में दाखिल हो गई। तभी मैकबेथ को तीसरी भविष्यवाणी याद आई कि फाइबर के सरदार से सतर्क रहना। इस बात का ख्याल आते ही मैकबेथ ने उस पर वार किया, मगर फाइबर के सरदार ने तेजी से अपने आप को बचाते हुए अपनी दोधारी तलवार से मैकबेथ का वध कर डाला। इस प्रकार जादूगरनियों की तीसरी भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हो गई। इसके पश्चात बैंकों की 7 पीढ़ियों ने स्कॉटलैंड पर शांति से राज्य किया। धन्यवाद।